हाँ, बैठ जाओ जल्दी बैठो, समय में 10 मिनट का काम हो गया। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? संसाधनों का विश्व वितरण। संसाधनों का विश्व वितरण। इसमें हम लोग इसको 4 भागों में विभाजित किए थे। एक में हम लोगों ने खनिज जो प्रमुख हैं, जो उनके बारे में जानना है हम लोग को। दूसरा, जितने भी ऊर्जा संसाधन है, क्या यार सही नहीं लगाया गया, क्या है, कैच नहीं करता, वो ओंठ पे रखो तो कैच करता है। ठीक है। अब एक था ऊर्जा संसाधन, यानी पूरी दुनिया में ऊर्जा से संबंधित जितने भी, चाहे जीवाश्म ईंधन से संबंधित ऊर्जा संसाधन हो या फिर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित संसाधन हो, तो उनको हम लोग एक कैटेगरी में बांट के देख रहे थे। जो तीसरा हमने एक कैटेगरी बना दिया था अलग से, समुद्री संसाधन। और चौथा अन्य संसाधन में, तो अन्य संसाधन में हमने मिट्टी, जल, इन सबको रखा था जो कॉमन टॉपिक हैं, हर विषय में और हर उसमें मिल जाते हैं, तो इसलिए इसको हम अलग से नहीं बताएंगे। यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को अलग से बताएंगे जिसको जरूरत है। तो हम लोगों ने क्या निकाला था? लौह अयस्क। लौह अयस्क यानी वैश्विक स्तर पे लौह अयस्क का विश्व वितरण कैसा है, कहाँ पे, और किसी भी क्षेत्र के किस एरिया में जो है लौह अयस्क के सबसे अधिक भंडार उपस्थित है। ठीक है। तो एक हमको बिल्कुल डिटेल नहीं जाना है क्योंकि वैश्विक स्तर का अध्ययन है, लेकिन मोटे तौर पे हमको इतनी जानकारी होनी ही चाहिए। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह अयस्क वाले क्षेत्र, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, लौह अयस्क के जो कारखाने लगे वो क्षेत्र थोड़ा अलग होते हैं, और जो लौह अयस्क जहाँ पाए जाते हैं वो क्षेत्र अलग होते हैं। लेकिन लौह अयस्क का मतलब जो चट्टान है रॉ फॉर्म में मिलती है, अयस्क के रूप में मिलती है। ठीक है। तो वो किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। तो उन क्षेत्रों का मोटे तौर पे हमारे दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह पूरे वैश्विक स्तर पे टॉप के 7-8 देश आपको पता होने चाहिए कि इन्हीं देशों में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क के भंडार हैं। क्योंकि अगर लौह अयस्क से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया, अब प्रश्न इसमें कैसे बनते हैं? वैश्विक स्तर पर लौह अयस्क के वितरण की विवेचना कीजिए या समीक्षा कीजिए। अब अगर ऐसा प्रश्न बनेगा तो बिना मैप के अगर आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो समझिए कि आपने 20% काम क्यों किया है। अगर आपने मैप बना के उसमें दिखा दिया कि इस एरिया में जो है, इस महाद्वीप के इस एरिया, इस देश में आपने उसको हाईलाइट कर दिया है, संकेत चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर दिया कि लौह अयस्क यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो समझ लीजिए कि आपको 80% नंबर मिल जाएगा। जो है, क्योंकि मैप बना के किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना बहुत, जो एग्जामिनर होता है उसके लिए बहुत आसान होता है, उसको चेक करना उस समझ में जल्दी आ जाता है। इसलिए मैप पे नंबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मैप हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है, इन सब पे नंबर ठीक ठाक मिलता है। आपको कोई डाटा प्रेजेंट करना है आपके उत्तर में, तो आप उसमें जो है फ्लो चार्ट बना लीजिए या तालिका बना दीजिए, उसमें अपना ईयर वाइज दे दीजिए कि 2020 में ये, 21 में ये, 22 में ये, 23 में ये, 24 में ये, ठीक है, तो उसको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। ये आपकी क्षमता है कि आप किसी को अपना लिखा हुआ पढ़ा ले जाएं। ठीक है। ये आपकी विशेष क्षमता होती है। नहीं तो इसे एक तरफ से लिख दिए कि पूरे पन्ने में सांस लेने की जगह नहीं, तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। मुझे कह रहे यार क्या लिख दिए, जो सांस लेने की पन्ने जगह नहीं।
और उसी में अपना सजा के बढ़िया लिखेंगे, फ्लो चार्ट, मैप, इन सब का प्रयोग करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी जांचने वाले के लिए भी और आपके लिए भी। आपके लिए इस रूप में आसान हो जाएगी क्योंकि आपको लिखना क्यों पड़ेगा, समय आपके पास बहुत कम होता है। एक प्रश्न के लिए कितना मिनट होता है? लगभग 7 से 8 मिनट का टाइम यूपीएससी में होता है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे टाइम होता है। कितना टाइम बचा? 7-8 मिनट का टाइम बचा। 7-8 मिनट में आपको सोचना भी है, लिखना भी है। ठीक है, तो आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि समय का मैनेजमेंट जो है बेहतर से बेहतर हो जाएगा। और समय का मैनेजमेंट तभी बेहतर होगा जब आप सटीक तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। और एक तरफ से लिख दिए अगर इमला तो ना तो वो सटीक होगा और ना उसको कोई बढ़िया पड़ेगा, वो काट कूट के नंबर दे देगा अपने हिसाब से कि आप किसी भी कीमत पे हो ना। बस उसके मन में यही प्रश्न आएगा कि भैया किसी भी हर हाल में इस व्यक्ति को आईएएस तो बिल्कुल नहीं बनाना है किसी भी कीमत पे। जो आईएएस के यूपीएससी के जो दफ्तर है दिल्ली में उसके आसपास भी ये नहीं दिखना चाहिए। जितना प्रतिबंध लगाने को प्रयास करेगा तो नंबर ही देके वो कर पाएगा, नंबर काट देगा आपका। तो हमको मूल रूप से चीज़ों को अपने माइंड में इस प्रकार से बिठा लेना है। किसी भी चीज़ का वितरण अगर हम विशेष तौर पर पढ़ रहे हैं कि अगर उस चीज़ की चर्चा नहीं आए तो उसको हम आसानी से मैप में प्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो अब डालिए कुछ इसमें लिखा है कि लॉएस में देखिए क्या लिखा है। अच्छा लॉएस में, अच्छा इसके प्रकार वगैरह हमने बता दिया था। चलिए ठीक, देखो इसमें और लव अयस्क का विश्व वितरण जो भी सही निकालता हूँ लव अयस्क का विश्व वितरण या लव अयस्क ना लिखो, खाली विश्व वितरण लिखो। हेडिंग तो आपने लव अयस्क डाल दिया है, वितरण की बात होगी तो लव अयस्क की बात होगी ना। तो लव अयस्क के वितरण में लव अयस्क के वितरण में कहाँ से आएगा भाई? गूगल कहाँ गए जो टेक्निकल वाले जानकार? ये उसके बगल वाला ये हाँ बोला कैसे? इसे यहाँ क्लियर नहीं है? कैसे आएगा क्या है? चलो इसे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कम से कम देश तो क्लियर हो ही जाएगा आप लोगों को, ये अमेरिका है, ये कनाडा है, ये सारी चीज़ें। चलो इसे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने क्लियर ना? चलिए क्या लिखे हैं? लव अयस्क के विश्व वितरण में अत्यधिक विषमता पाई जाती है। अत्यधिक विषमता पाई जाती है। अब विषमता पाया जाना बहुत स्वाभाविक है कि वैश्विक स्तर पे जो हमारी चट्टानें या इंटीरियर है पृथ्वी का, उसमें अलग अलग चट्टानों से जुड़े निर्मित हैं। या कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे मैदानी क्षेत्र जैसे सटा पे हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग जो है खनिज पदार्थ भी इसी प्रकार से पृथ्वी की सतह में संचित हैं। जो तो किसी देश में ज़्यादा पाए जाएंगे, किसी देश में बहुत कम पाए जाएंगे, किसी देश में बिल्कुल पाए ही नहीं जाएंगे।
ठीक है, तो इसलिए विषमता वैश्विक स्तर पे देखने को मिलती है। अगर टॉप के 10 देश आप देख लें जो लौहयस्क के उत्पादन में शामिल हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि लगभग 80% उत्पादन अकेले पूरी दुनिया का करते हैं। 80% उत्पादन अकेले कराते हैं, बाकी दुनिया टोटली आयात पे निर्भर है। देखो उत्पादन और भंडारण के मामले में कुछ ही देशों की प्रधानता है। कुछ देशों का नाम लिख लीजिए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राजील, यूक्रेन, ब्राजील, यूक्रेन, भारत, चीन, फ्रांस आदि। वहीं अन्य देशों में इसकी अल्पता देखने को मिलती है। अल्पता वहीं अन्य देशों में इसकी अल्पता देखने को मिलती है। बताओ इसमें लिख नहीं आएगा कुछ? शेयर कर लीजिए है? शेयर कर लीजिए। एक लोग आ जाओ जो जानकार हो, पूर्ण रूप से जानकार हो, हमसे मत पूछना। आ जाओ शेयर करके इसको बोलो कि आए तुम आ जाओ। तो कर ले फिर आगे ग्रुप बढ़े। मान कर करेंगे कि हाँ इस क्षेत्र में ये रेंज है जहाँ पे लोग ऐसे कमाल कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बढ़िया समझेगा। कहीं से तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको बस भैया आप मेन्यू से, भैया मेन्यू से तुम आ जाओ यार आगे, मेरे को बहुत पता था। जमीन लिखा हुआ है ना। अरे साइड में मेन्यू सबसे लास्ट वाला। तब बोलना उसी के आगे चिपका दो इसमें तो कुछ नहीं जाएगा, लिख जाएगा, लिख जाएगा। हाँ लिख जाएगा, चिंता मत करो, लिख जाएगा। हाँ बात बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कलर करते भी जो दिखे, वाइट कलर करते भी दिखे। क्या लिखे हो लास्ट में? अल्पता देखने को मिलती है। देखने को मिलती है। अब जो शीर्ष देश उत्पादन वाले हैं उनका नाम मुझे जैसे लिख के चलेंगे और समझते चलेंगे। यहाँ पे देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह अयस्क का उत्पादन एवं भंडारण उत्पादन सुपीरियर झील प्रदेश, सुपीरियर झील प्रदेश, सुपीरियर झील प्रदेश, सुपीरियर झील प्रदेश सभी बताएंगे कहाँ है सुपीरियर झील प्रदेश। प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा
इसके अलावा मैंने सुपीरियर चीज से बता दूँ, आप मैप में देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बिल्कुल सीमा पे 5 झील है, इसको पंजाकार झील प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको मंगोलिया में देखेंगे तो यही वाला क्षेत्र है, ये वाला। ठीक है, पंजाकार झील प्रदेश, बड़ी बड़ी झीलें हैं, सुपीरियर झील, इरी झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, ये 5 झील प्रदेश है। आपकी प्री के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद करते रह कीजिए। तो इस क्षेत्र में आपका लौह अयस्क की कुछ खदानें हैं। इसके अलावा दक्षिण में अपलेशियन पर्वत है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है ना, दूसरा कलर कर दे, दिख रहा है ना, ये अपलेशियन जो है पर्वत श्रृंखला, जैसे भारत में हिमालय जैसे अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है, इस वाले क्षेत्र में। और कुछ राज्यों के नाम से, जैसे अल्बामा एक राज्य है वहाँ पे, जैसे भारत है, भारत में कितने स्टेट हैं? 28। वैसे अमेरिका में 50-51 राज्य हैं जो, हाँ। तो यहाँ पे जो है अल्बामा, ओटावा, इस प्रकार के कई राज्य हैं जिन राज्यों में भी इसका उत्पादन बड़े पैमाने पे किया जाता है। लेकिन अमेरिका में चूंकि शुरुआती दौर में तो इसके उत्पादन में बहुत ज़्यादा निवेश किया, उत्पादन भी खूब बढ़ाया, लेकिन बाद में कुछ पर्यावरणीय कारकों के कारण उसने लौह अयस्क का उत्पादन जो है सीमित कर दिया। जैसे भारत सरकार ने भी 1-2 साल पहले भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक रिपोर्ट दी लौह अयस्क के उत्पादन से संबंधित। उसमें कहा गया कि क्योंकि ये ऐसा संसाधन है जो नवीकरणीय नहीं, यानी जितना उत्पादन कर लेंगे, जमीन से खोद लेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि जमीन में फिर पैदा हो जाएगा आलू की तरह। आलू तो है नहीं, लौह अयस्क है। तो ऐसा कीजिए, आप लौह अयस्क का निर्यात सीमित कर दीजिए। ठीक है, या तो लौह अयस्क का निर्यात अगर करना ही है आपको, तो आप उसको इस्पात के रूप में बना के या शुद्धतम रूप में बना के अपने आय की उसके कारखाने लगाइए और अपने आय पर संस्कृत करके तब विदेश में भेजिए, कि कम से कम पैसा भी कुछ मिले। अब अयस्क का खुदाई की अपने यहाँ, पर्यावरण को नुकसान हुआ, सबसे अधिक लोगों का विस्थापन करना पड़ा, दूसरी समस्या, तमाम और व्यवहारिक समस्याएं आई, और पैसा भी आपको सबसे कम उसके निर्यात से मिल रहा है। तो इसलिए आप उसका निर्यात कीजिए, लेकिन अपने यहाँ बना के कीजिए। और इस प्रकार के खदानों में जो निजी क्षेत्रों को आवंटित की जाती है, जिसे कैप्टिव खदानें कहा जाता है। अब न्यूज पेपर में कोई पढ़ेंगे, पढ़ेंगे आएगा न्यूज पेपर में, कि कैप्टिव खदानें, जैसे वो निजी क्षेत्रों को दे दिया जाता है कि आप जाइए और अपने तकनीकी क्षमता के आधार पर खोदिए अपने प्रयोग के लिए। उसमें 50% आप अपने प्रयोग के लिए रख सकते हैं, 50% आप निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में अगर प्रतिस्पर्धा हो गई कि हम ज़्यादा खोद ले जाएंगे कि तुम ज़्यादा खोद ले जाओगे, तो देश के संसाधनों की बर्बादी होगी। इसलिए इस क्षेत्र को आप रेगुलेट कीजिए और इसके निर्यात जो खास करके लौह अयस्क का निर्यात। देखिए, अयस्क दूसरी चीज़ है और दूसरी जैसे इस्पात हो गया, स्टील हो गया, सब अलग चीज़ है। लौह अयस्क समझिए उसी से सारी चीज़ें बनाई जाती है, मूल प्रोडक्ट है जो जमीन से सीधे खोदा जाता है। समझिए, तो लौह अयस्क का निर्यात आप सीमित कीजिए, आप इस्पात का निर्यात कीजिए, थोड़ा महंगा बिकता है। तो चूंकि अभी निकट भविष्य में किसी भी वैज्ञानिक शोध में लोहे का विकल्प अभी बहुत बढ़िया नहीं मिला। जैसे कोई चीज़ अगर समाप्त होने योग्य होती है तो उसका विकल्प ढूंढा जाता है कि भाई अगर बेहतर विकल्प मिल जाए तो इसको समाप्त कर दें भाई। निकट भविष्य में अगर समाप्त हो जाएगा तो हमारी समस्याएं उसके बाद में ना आए। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार या और तमाम राज्य सरकारें हर साल प्रयास करती हैं कि हम जो लिफाफा होता है जो 20 माइक्रोन से कम आया जाता है उसको हम प्रतिबंधित करेंगे। अब कई बार साल में एक आध बार देखिए अभियान चलाया जाता है कि लिफाफा बंद। सब्जी वाले कहते हैं भैया हम लिफाफे नहीं देंगे, हमारे ऊपर जुर्माना लग जाएगा, छुपा रखते हैं। 2-4 दिन बहुत कड़ाई से अभियान चलता है, लोग झोला वोला लेके सब्जी भी लाने जाते हैं, उसके बाद फिर स्थिति सामान्य हो जाती है। तब लोग यानी वो प्रतिबंधित क्यों नहीं हो पा रहा, उसका विकल्प बेहतर है। जब तक आप इस चीज़ का बेहतर विकल्प नहीं उपलब्ध करवाएंगे तब तक उचित लागू नहीं की जा सकती। तो इसी प्रकार से लौह अयस्क में भी CSI ने यही बात कही
कि अभी निकट भविष्य में कोई विकल्प भी नहीं है कि लोहे का विकल्प आ गया तो आप मन करे जैसा उत्पादन कीजिए, मन करे जैसा उपभोग कीजिए। इस तरह से बर्बादी ना कीजिए। अगर करना ही है तो कम से कम आप लोहा बना के कीजिए, अयस्क का निर्यात मत कीजिए। तो ठीक इसी प्रकार अमेरिका में भी, अमेरिका में शुरू में उत्पादन किया, जब पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई उन्होंने उत्पादन को थोड़ा सीमित कर दिया या अपने उपयोग के लिए उत्पादन करना स्टार्ट किया। तो भारत है, भारत लौह अयस्क के मामले में आत्मनिर्भर कभी, ठीक है, लौह अयस्क के मामले में आत्मनिर्भर, ठीक है। तो अब हमारा काम चल रहा है तो हम कहा कि नहीं निर्यात करें। अगर निर्यात करना ही है हमको तो हम चद्दर बना के करें, स्टील बना के करें, उससे ज़्यादा पैसा हमको मुनाफा हो, हमारे यहाँ रोजगार भी क्रिएशन हो, है नहीं। तो अपने आप फैक्ट्री लगेगी तभी तो रोजगार क्रिएट होगा। हर चीज़ खोद के विदेश से भेज दोगे तो कहाँ से रोजगार क्रिएट होगा? देखो इसमें और चलिए क्या हो। इसके अलावा मेसाबी रेंज, मेसाबी रेंज मेसाबी रेंज, जैसे भारत में तमाम पहाड़ियाँ हैं, आज हम पहाड़ियाँ उसी प्रकार से अमेरिका में भी मेसाबी रेंज का बात दक्षिणी अपलेशियन का अलबामा क्षेत्र, दक्षिणी अपलेशियन का अलबामा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो मैंने बताया था अभी, दक्षिणी अपलेशियन का अलबामा क्षेत्र, ये अलबामा। लेकिन आप लोग मैपिंग जो है अपने स्तर पे करने का प्रयास कीजिए, जो है हर राज्य विश्व का, भारत का जो है कि उसको मैप में आप अच्छे जान जाए, ठीक है। नहीं होगा तो हम 3-4 क्लास मैपिंग की करवा देंगे, जो है इसी में सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैपिंग बहुत जरूरी, भूगोल पढ़ने के लिए मैपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी लोकेशन की हम चर्चा कर रहे हैं और आपको पता ना चल रहा हो तो फिर दिक्कत होगी। चलिए आगे लिखिए। तथा कैलिफोर्निया प्रमुख है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया भी वहां पे राज्य। अब आप जितने क्षेत्रों का नाम यहाँ पे सुने हैं, ठीक है, अब इसमें चूंकि सादा मैप डाउनलोड हुआ, इसमें किसी नाम कहीं कुछ दिया नहीं है, तो जैसे बहुत क्लियर मैप आएगा एकदम से, तो उसमें जूम कर करके दिखाएंगे सबको कि हाँ ये वाला क्षेत्र है, लेकिन उतना आ रहा है। तो आप जाके इन सारे क्षेत्रों को एक बार देखने का प्रयास कीजिए। जैसे पंजाकार झील प्रदेश है, ये आप देख लेंगे तो समझिए कि ट्री का एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा, समझ रहे हैं। पंजाकार झील प्रदेश आप जाके ढूंढिएगा जो है कि कहाँ है। तो उन 5 झीलों का नाम बहुत पूछता है, खास करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो आप समझिए कि हर साल फ्री में उससे संबंधित या क्रम लगाने दे देता है, या उन झीलों के आसपास जो नगर स्थित है उनको दे देता है कि इस झील के किनारे कौन सा नगर स्थित है। लेकिन इस प्रकार के परिणाम आपको प्राय देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन सबको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए अमेरिका में यही 3-4 क्षेत्र हैं, आगे लिखिए। स्वीडन में, स्वीडन, स्वीडन एक देश है, अभी दिखाया है कहाँ, ये देख रहे हैं, ये आपका स्वीडन वाला देश है, ठीक है। राजधानी वगैरह भी आपको थोड़ा बहुत देखा था कीजिए जो है, या किसी से पूछेंगे कि लोगों से, नहीं आप बता नहीं पाएंगे तो बेइज्जती फील होगी, इसलिए थोड़ा राजधानी वगैरह भी देखिए। राजधानी जब मैप देखी तो उसमें देखिए किसकी राजधानी कहाँ, स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्वीडन की राजधानी कहाँ है, सेम बोलो यार, हाँ वेरी गुड, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी। तो आप जाके देखिए स्वीडन में हेमेटाइट व मैग्नेटाइट, स्वीडन में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का उत्तम लोहा पाया जाता है। यहाँ पर
किरुना, यहाँ पर किरुना किरुना, ये सब नाम आप जरूर लिख लीजिएगा। किरुना जैसे आपके पीढ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तथ्य है, समझिए वैसे पूछे जाते हैं क्या में किरुना और गैलावेयर, किरुना और गैलावेयर, गैलावेयर मुख्य उत्पादक केंद्र हैं स्वीडन में। ये दो क्षेत्र हैं, किरुना और गैलावेयर। तो आपकी पीढ़ी में प्रश्न आते हैं, ये सबसे जो रिसोर्सेस है इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, किन्हीं 4 क्षेत्रों का नाम दे देगा, जैसे इसका नाम दे दिया किरुना। वो ऐसे सीधे भी प्रश्न कई बार आए हैं कि किरुना किस धातु के लिए या किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अब उसमें दे देगा लौह अयस्क के लिए, सोने के लिए, मैग्नीज के लिए, तांबे के लिए, तो आपको आराम से लगा लेंगे जो है। ठीक है, अगर याद रहेगा तो पढ़ेंगे सही से, अगर नहीं सही पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी, उसमें कन्फ्यूजन पैदा होगा कि किसकी है किसकी नहीं है जो है। ठीक है, आगे लिखो। फ्रांस में ऐसे जो शीर्ष के 7-8 देश हैं, उन्हीं के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, उन्हीं का जो नाम हम लोग देखते चले गए हैं। फ्रांस में लारेन लौह अयस्क उत्पादन का मुख्य केंद्र है। लारेन लौह अयस्क उत्पादन का मुख्य केंद्र है। समझाइएगा, फिजिकल मैप में लारेन लौह अयस्क प्रदेश को आप बोलिएगा, या फ्रांस का आप मोबाइल में अगर मैप करें तो उसमें लारेन क्षेत्र डालेंगे तो आ जाएगा कि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ भी उसको देखिएगा। ब्रिटेन में बर्मिंघम, स्कॉटलैंड, क्लीवलैंड प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ब्रिटेन यहाँ पे देखिए इतना ही छोटा है कि यहाँ पे हम बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा स्कॉटलैंड है, कौन सा क्वींसलैंड है, कौन सा बर्मिंघम है। बर्मिंघम बड़ा शहर है, बहुत ऐतिहासिक शहर, उसकी चर्चा हमेशा खेल वगैरह के लिए आते रहते हैं। क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं या और तमाम खेल होते हैं, तो सारे खेलों में इस प्रकार के नाम आपको अक्सर सुनाई देंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा खेल वो देखा कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि अपने आदत में शुरुआत कर लीजिए कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। लेकिन कोई भी इसको हिंदी आती है समझ में हिंदी का पढ़े, इसको अंग्रेजी समझ में आती है अंग्रेजी का पढ़े, लेकिन पढ़े। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पढ़िए। एक बार शुरुआत करेंगे तो थोड़ा नीरस लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप जो उसमें रम जाएंगे तो आप डेली आदत बन जाएगी आपकी। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में सजग रहना है यूपीएससी तैयारी करने के दौरान, तो देश दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, उन घटनाओं के बारे में आपको रहना। अगर आप किसी भी ईयर का पेपर उठा देखेंगे, अभी आप 2023 का पेपर उठा देख लीजिए, जीएस के चारों पेपर उठा लीजिए, आपको 70 से 80% प्रश्न जो है आईएएस में जो मेंस में पूछे जाते हैं, 70 से 80% प्रश्न वो करंट बेस्ड ही बनाए जाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का हो, भूगोल में भी, इतिहास में भी करंट अफेयर से ऐड करके बना देते हैं। जैसे एक प्रश्न मुझे अभी याद आ रहा है, एक प्रश्न 2013 या 12 में पूछा गया था। स्मार्ट सिटी मिशन, वर्तमान सरकार द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन हड़प्पा सभ्यता से
अब हड़प्पा सभ्यता सोचो कितना पुरानी बात, हड़प्पा सभ्यता से कितना इनपुट लेने में सक्षम है। यानी हड़प्पा सभ्यता यानी आज की जो नगरीय सभ्यता है या शहरीकरण आज की है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो उस शहर में यानी प्राचीन काल में उन शहरों ने आज का जो शहर है, ठीक है, उसको कितना इनपुट प्रदान किया है, यानी कितने आंकड़े या किस प्रकार के जो उस समय का शहरीकरण था, ठीक है, कितनी सारी बातें आज के शहरीकरण में भी देखने को मिलती है। कुछ है इतिहास का पढ़ो, लेकिन इसको जोड़ किसे दिए? करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो इसी तरीके के अमूमन प्रश्न आपको प्राय आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स इसलिए अवश्य पढ़ लीजिए। एक मिनट थोड़ा, हाँ हेलो, हाँ सर, नहीं थोड़ा खराब है, हाँ खराब समझे। तो इन सारे जो क्षेत्र हैं सब नए नहीं लगेंगे आपको। जब आप न्यूज पेपर पढ़ना शुरू करते हैं सब क्षेत्र कहीं ना कहीं देखे सुने हुए लगेंगे। समझिए, एक पेपर लीजिए, कोई भी लीजिए जो यहाँ पे मिल रहा हो। कौन सा पेपर यहाँ मिल रहा है? दैनिक जागरण प्रमुख से मिल रहा है, दैनिक जागरण पढ़िए, हिंदुस्तान पढ़िए। अगर बहुत बेहतर पढ़ना चाहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया मिल जाए, पढ़िए। उससे बेहतर पढ़ना चाहते हैं द हिंदू पढ़िए, अगर जिनकी अंग्रेजी ठीक ठाक है। और कुछ लोग तो इसी दुख में नहीं पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को ज्ञान दे देते हैं कि यार अंग्रेजी वाला पेपर पढ़ो, और अंग्रेजी उनको आती नहीं है, तो ना हिंदी पेपर पढ़ने के लायक हो जाते हैं, ना अंग्रेजी पेपर पढ़ने लायक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस दुविधा में बिल्कुल मत दीजिए। सारे भाषाओं को अपने लगे और बेटर वही होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो बेटर होते हैं थोड़ा और अच्छे होते हैं। क्योंकि उसमें रात जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के काम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या ग्लोबल लेवल पे होता है, सब अंग्रेजी पे होता है अधिकांश काम। ठीक है, तो अंग्रेजी वाले क्या है, अच्छा सा उठा के पेश कर दिए जो चीज़ें न्यूज़पेपर में आ गई। और हिंदी वाले क्या है, उसमें थोड़ा तेल मसाला डाल दिए तो थोड़ा सा विकृत हो गई, कुछ की बात कुछ हो गई। ठीक है, इतने अंतर होता है। तो इतना आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपके पास दिमाग नहीं है कि इतना विश्लेषण करने की कौन सी बात कि हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कौन सी बात सही है। समझिए, समाचार सुनने की आदत डालिए, जिससे आप अपडेट रहेंगे हमेशा इस देश दुनिया में कौन सी घटनाएं घट रही हैं। समझिए, तो आप लोग हम आशा करते हैं कि आगे से परवड़ के आगे हम पूछ भी सकते हैं किसी को भी खड़ा करके, भैया 4-5 घटनाएं बताओ जो इस समय देश दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित है। तो इतना तैयार होकर आया कीजिए आप लोग। ठीक है, अगर नहीं बता पाएंगे तो डरने की जरूरत नहीं है, और घबराने की जरूरत, कुछ कहेंगे नहीं। चलिए आगे। क्या लिखे हो लास्ट में? हाँ, रूस का यूराल क्षेत्र, रूस का यूराल क्षेत्र, यूराल क्षेत्र, यूराल जो एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो यूरोप को खास करके इस वाले सेक्शन को और एशिया को बांटती है। जो ये खींचा हुआ ये यहाँ पे ये यूराल श्रृंखला है, समझ रहे हैं? तो ये क्या करती है, ये यूरोप को, इसीलिए कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि रूस जो है थोड़ा उसका जो पूर्वी हिस्सा है वो यूरोप में आता है, और इधर वाला बड़ा हिस्सा जो है वो किस में आता है, एशिया में आता है। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि रूस भैया यूरोप में है कि एशिया में है, तो समझिए संयुक्त रूप से दोनों में है। तो बांटता कौन है, यूराल पर्वत। और ये जो क्षेत्र है ये न केवल रूस वाला ही क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, इसमें आपका यूक्रेन भी आता है। ये खनिजों के मामले में बहुत धनी प्रदेश है, इसलिए यहाँ भी हमेशा संघर्ष देखने को मिलता है। इस समय तो चल ही रहा है वर्ल्ड कप रूस और यूक्रेन के बीच में, तो ये वर्ल्ड कप आज कोई नया नहीं है, हमेशा संघर्ष की भूमि रही है। जहाँ पे भी संसाधन ज़्यादा होंगे वहाँ पे उस पर वर्चस्व अपना बनाने के लिए लोगों में झगड़ा होगा ही होगा।
ठीक है। तो यूराल प्रदेश ये प्रमुख जो है लौह अयस्क उत्पादन का क्षेत्र है और इसमें कुछ खदान केंद्र हैं जिनका नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए, पूछे जाते हैं, तो लिख लीजिए। क्या लिखे हैं? हाँ, यूराल क्षेत्र लोहे का सबसे अधिक उत्पादन करता है, प्रमुख क्षेत्र है। इसमें निजनी तागिल, थोड़ा नाम अजीब है, निजनी तागिल लिख दे रहा हूं, नाम परेशान होगी। निजनी तागिल और दूसरा क्षेत्र है मैग्नी टोगोर्स, मैग्नी टोगोर्स। ये दो जो है खदान केंद्र है उसके यूराल प्रदेश में, किसके? लौह अयस्क के। ये आपके एग्जाम में मिलाने वगैरह के लिए दे सकता है, तो इसलिए नाम थोड़ा सा आप लोग याद रखिए कि इसी प्रदेश में किरोई राग, किरोई राग, किरोई राग, ये कहाँ है? ये यूक्रेन में है। इसी प्रदेश में किरोई राग यूक्रेन का लौह अयस्क का महत्वपूर्ण केंद्र है, लौह अयस्क का महत्वपूर्ण केंद्र है। अब ये आपका यूक्रेन कहाँ है? ये है पीला वाला छोटा सा पहाड़, लेकिन नहीं होगा दूसरा कलर करें, ऐसा कलर करे जो वहां नहीं है, ये वाला कलर करें, ये वाला जो क्षेत्र सेम कर लीजिए, ये वाला क्षेत्र जो किरोई राग, ठीक है। ये क्या है? यूक्रेन का लौह अयस्क का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। इसको भी आपको याद रखना। अभी देखिए जब युद्ध हो रहा है दोनों देशों के मध्य, संघर्ष जारी है, देखिए तो खदान केंद्र या जो इस क्षेत्र में जो लौह अयस्क से संबंधित फैक्ट्रियां कारखाने हैं उन पे भी हमले किए गए, स्मैश किए गए, तो सब क्षेत्र जो है चर्चा के केंद्र में बने हैं। इसलिए प्रश्न बनता है तो उन्हीं क्षेत्रों का प्रश्न बनता है जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, किसी भी चीज को लेकर, या निगेटिव या पॉजिटिव को लेकर चर्चा में कर रहे थे, तो उन्हीं से संबंधित प्रश्न बनता है। जैसे आपके सिलेबस में कि भारत और उसकी पड़ोसी देशों से संबंध, ठीक है ना, पड़ोसी देशों में जिससे संबंध ज्यादा खराब होगा, जिससे संबंध ज्यादा चर्चा में रहेगा, उसी से प्रश्न बनाया जाएगा। पाकिस्तान से खराब होगा तो पाकिस्तान भारत से संबंधित प्रश्न बनाए जाएंगे, चीन से खराब होगा तो चीन से संबंधित प्रश्न बनाए जाएंगे। और इस बार बांग्लादेश से संबंध तो नहीं खराब है, लेकिन वहाँ की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उससे संबंधित आप दो प्रश्न बन सकते हैं। तो संबंधों को लेकर प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक एक लोकतांत्रिक और चुनी हुई सरकारों से संबंध था, अब वहाँ पे तख्ता पलट हो गया, लोगों ने कर दिया, तो भाई किस प्रकार का शासन वहाँ होता है, उससे कैसे संबंध हमारा होता है, ये तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और दूसरी चीज है कि पड़ोसी के घर में अगर आग लगती है, सामान तो चाहे कुछ जले ना जले, लेकिन धुआं जरूर आएगा, ठीक है। तो वहाँ जब लड़ाई झगड़ा होगा तो वहाँ के लोग जो है पलायन करके पूर्वोत्तर भारत में, असम, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल में था, ये सारे क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में पलायन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी खुली सीमाएं भी हैं, असली सीमाएं हैं, ठीक है। तो उसका एक अपना अलग लेवल की समस्या भारत के पास रहती है। दूसरा प्रश्न आपके लिए आंतरिक सुरक्षा से बन सकता है, आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो, तो इसमें दो टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए जो चीज चर्चा में रहे उसको आप लोग जरूर विश्लेषण किया कीजिए। तो चार लोग अपना 4-5 लोग ग्रुप बना लीजिए, इधर उधर घूमने से बेहतर है कि आप बैठ के डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन भी करेंगे तो ऐसी चीजों करेंगे कि क्या कहा जाए,
क्या खाए थे, क्या दिए थे, किससे जाओगे, किससे आओगे, ये सब डिस्कशन होगा। तो उससे बेहतर डिस्कशन है कि आप किसी मुद्दे बैठ के कुछ हम लोग डिस्कशन के लिए धीरे धीरे करेंगे, आदत बन जाएगी। तो आप डिस्कशन से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, समझ गए। देखिए आगे, अभी हो गया लगभग उत्तरी क्षेत्र के आसपास। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्तमान समय में जो नवीनतम रिपोर्ट है, आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि रिपोर्टें कई बार चेंज होती हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है भंडारण के उत्पादन के मामले में लोवेस्ट में इस समय शीर्ष देशों में है जो, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमको जानना पड़ेगा कि भाई कहाँ के उत्पादन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में इसको अगर आधा से आधा बांट दिया जाए तो दो भागों में। इधर का पूरा पार्ट है मरुस्थल, किसी काम का नहीं, ठीक है, मरुस्थल है। एक आध झीलें दूर दूर में कहीं दिख जाएंगी, लेकिन जितने खनिज संसाधन है, यहाँ तक यूरेनियम भी, सब इसी क्षेत्र में पाया जाता है। और आप देखेंगे अगर मैप में, तो ऑस्ट्रेलिया में इधर ही जनसंख्या का संकेंद्रण जो है, या बड़े बड़े शहर जो हैं, वो सब पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्योंकि जो नदियां हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है मर्रे, मर्रे डार्लिंग नदी है। थोड़ा नाम अजीब है, आप लोग मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुरा लिए नदी। तो ये क्या है, ये पूर्वी क्षेत्र में ही प्रवाहित होती है। जहाँ नदी होगी, जल होगा, वहाँ पे अधिवास बहुत सघन होगा। और इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश खनिज और खनन के केंद्र हैं जो, समझ गए। जैसे आप भारत का उदाहरण ले लीजिए, भारत में देखिए जहाँ पे नदियाँ हैं, नदी वाले क्षेत्र हैं, जलोढ़ वाले प्रदेश हैं, ठीक है। चाहे गंगा यमुना का प्रदेश ही ले लीजिए आप, देखिए वहाँ जनसंख्या, आदमियों की स्थिति क्या है, वो कीड़े मकोड़ों वाली हो गई है। जहाँ पे जमीन उपजाऊ नहीं है, आप राजस्थान में चले जाइए, एक एक गाँव 5-5 किलोमीटर की दूरी पे आदमी नहीं है जो, भाई उपजाऊ जमीन नहीं है, जल नहीं है, तो क्या वहाँ हवा पिएंगे। और जहाँ ऐसी मिलता है कि कुछ भी बो दिए हो जाएगा, चावल दाल की कमी ही नहीं है, तो खाने की कमी नहीं होगी, तो वहाँ ज़्यादा आदमी रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए देखिए अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो कितना ज़्यादा है, ठीक है। बिल्कुल समझिए कि मरने की स्थिति है लोगों की, हर चौराहे पे जाम लगा रहता है जो है, कंपनी बाग पे, पक्के पे, है नहीं। यहाँ पे जो समझिए कि शहर का सेटेलाइट केंद्र समझिए पक्के चौक एरिया, ये लोग हमेशा वहाँ जाम लगा रहता है। अब ये हर शहर की स्थिति है ये जो, क्योंकि यहाँ पे हर चीज, जलवायु जो है वो मानव के रहने के अनुकूल है। मानव रहने के लिए क्या चाहिए, भोजन, भोजन के लिए मृदा अच्छी है ही, दाल चावल बताए कि उत्पादन हो ही जाता है पर्याप्त मात्रा में। और क्या चाहिए, पानी, पानी नहीं होगा तो ना तो कृषि की जा सकती है, तो ना खुद जी पाओगे। पानी न दिया जाए तो इस समय तो थोड़ा 1-2 दिन चल जाओगे, मई जून के महीने तो 1 घंटा नहीं चल पाओगे, तुरंत निपट जाओगे बिना पानी की, ठीक है। 2 चीजें महत्वपूर्ण है, दोनों यहाँ पे अवेलेबल। और ये तो ऑस्ट्रेलिया में भी जितनी जनसंख्या है वो पूर्वी क्षेत्र में बिल्कुल बसती है, और जितने खनिज संसाधन है वो सब पश्चिमी क्षेत्र में बसते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए जब आप मैपिंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई भी खनिज संसाधन अगर पूछा जाता है तो आप पश्चिमी क्षेत्र का ही नाम उसमें ढूंढ सकते हैं। चलिए इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं वो लिखिए। कि ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क के अधिकांश भंडार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, ये पश्चिम भाग है ये, और दक्षिणी पूर्वी यानी ये वाला क्षेत्र जो है न्यू साउथ वेल्स का यहाँ भी पाया जाता है। और ये सब क्षेत्र जो है ये ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र है। तो ऑस्ट्रेलिया
जितना भी लौह उत्पादित करता है उसको जापान जैसे देशों को निर्यात कर देता है। इसकी विशेषता ये भी निर्यात बहुत ज्यादा करता है। तो लिख लीजिए भी बात। ऑस्ट्रेलिया अपने अधिकांश लोहे को जापान व अन्य देशों को निर्यात कर देता है। ऑस्ट्रेलिया अपने अधिकांश लोहे को जापान तथा अन्य देशों को निर्यात कर देता है। इसको जगाओ भाई। मीना जी बहुत दुखद है। दुखद क्या है? जलवायु ऐसी है। वही तो मैंने दाल चावल खा खाए होंगे आप लोग। मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया और थोड़ा सब्जी की भी बोरिंग है। सोना बिल्कुल बनता है, सो सकते हैं। चलिए आगे लिखिए। एशिया में आते हैं थोड़ा सा। एशिया में चीन के मंचूरिया, एशिया में चीन के मंचूरिया, हैनान द्वीप, एशिया में चीन के मंचूरिया, हैनान द्वीप, लिख दो हैनान द्वीप। आप जाइएगा देखिएगा तो चीन में यहाँ पे सब द्वीप है, हैनान द्वीप पाया जाता है। तो उसके इस इर्द गिर्द दक्षिणी चीन सागर है, पीला सागर है या उत्तरी चीन सागर, इन सब में देखेंगे तमाम छोटे बड़े द्वीप समूह। ठीक है, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। सबका नाम आप लोग जरूर याद करिए। और मंचूरिया उसका एक प्रदेश है चीन का, जो जैसे भारत में उत्तर प्रदेश और राजस्थान है, इस प्रकार से मंचूरिया प्रदेश है, क्षेत्र था जो। कैंटन, कैंटन बंदरगाह भी है चीन में। कैंटन थोड़ा बड़ा बना लिखो कि आप लोगों को दिख जाए ना। क्या नहीं दिख रहा है? अच्छा ये बंद कर दे। कलर पर्पल को अच्छा कलर चेंज कर दें। चलिए कलर कौन सा करते हैं? रेड कर दें। रेड दिखेगा ना? येलो पीछे दिखेगा येलो। चलो तो येलो कर देते हैं। हमको कौन सा कलर से हो? कैंटन, कैंटन बंदरगाह भी है चीन में। आगे लिखिए। हैनान द्वीप, कैंटन, ये तो हो गया। यांगटी सी घाटी, यांगटी सी घाटी, इसको मैं लिख दे रहा हूं। यांगटी सी घाटी एक नदी का नाम है। ठीक है, यांगटी सी नदी है, बहुत बड़ी नदी है। भारत में गंगा यमुना है, उसी प्रकार से यांगटी सी नदी है। ठीक है, तो इसकी घाटी के आसपास का क्षेत्र जो है चीन में यहाँ से निकलेगी। पीला करवा दिए, दिखेगा ही नहीं। चलिए, यांगटी सी घाटी प्रमुख लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र है। भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र, भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ है? हाँ वेरी गुड, झारखंड में है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पे है। हाँ क्या हो गया?
सुनाई नहीं दे रहा क्या? पश्चिम बंगाल, हाँ दोनों में मैंने बताया तो दोनों सीमा पे, क्योंकि ये कोई प्रदेश का नाम नहीं है, जो है खनिज संसाधनों से परिपूर्ण जो क्षेत्र है उसका नाम है, जो है किसी प्रदेश का नाम नहीं है। तो ये झारखंड में भी है और पश्चिम बंगाल के भी कुछ क्षेत्रों में है। नहीं, उड़ीसा में भी है, कई क्षेत्रों में फैला। छोटा नागपुर का पठार कोई छोटा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, तो तीनों राज्यों में छोटा छोटा फैला हुआ है। इसमें लिखिए, कामा लीजिए, केवझर वगैरह जो खदान है वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, लेकिन वो उड़ीसा में भी पड़ती है। आगे लिखिए, जब भारत का लोएस्ट वाला क्षेत्र बनाएंगे, विशेषकर भूगोल में, भारत के भूगोल में तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप परेशान मत होइए। तो वैश्विक स्तर की बात हुई तो प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा हम जो यहाँ पे कर रहे हैं। लिखिए, क्या लिखे हैं? हाँ, कर्नाटक का बेलारी हॉस्पेट, कर्नाटक का बेलारी हॉस्पेट दिख रहा है पीछे, बेलारी हॉस्पेट झारखंड में सिंहभूम, झारखंड में सिंहभूम, ये तो लिख लेंगे ना, झारखंड में सिंहभूमि, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, उड़ीसा में बादाम पहाड़ी, उड़ीसा में बादाम पहाड़ी, बादाम पहाड़ी, एक बार जब आप भारत का भूगोल पढ़ लेंगे टोटल, ठीक है, तब ये सब चीजें आपको नई नहीं लगेंगी। अभी कई चीजें इसलिए हैं कि खास करके भूगोल में कि आपको कहेंगे यार ये भी भारत में है, बादाम पहाड़ी, पश्चिमी घाट, उत्तरी घाट, तमाम छोटी छोटी उसके रेंज जो है, उसके नाम जब आप सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे आता जाएगा आपके समझ, ठीक है। हाँ, बादाम पहाड़ी भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र हैं। लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त इनके अतिरिक्त ब्राजील का इटाबिरा क्षेत्र, ब्राजील का इटाबिरा क्षेत्र, इटाबिरा क्षेत्र, ब्राजील का ये है ना, ठीक है। तो इसमें इटाबिरा बहुत फेमस लौह अयस्क की खदानें भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। ब्राजील का इटाबिरा क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल लौह अयस्क के लिए विश्व प्रसिद्ध खदानें हैं। लौह अयस्क के लिए विश्व प्रसिद्ध खदानें हैं। दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल, ये भी बहुत फेमस क्षेत्र है ट्रांसवाल, ठीक है। ये ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। ये क्या है? ये सभी बहुत लौह अयस्क के मामले पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इटाबिरा की खान जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। स्वीडन का गैलीमिरा खान, ये सब भी कई बार पूछा जा चुका है। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में तो पूछे जाएगी, इसमें कोई नो डाउट। भारत के भी बने केवल प्रमुख क्षेत्रों का केवल यहाँ पे विवरण दिया है, क्योंकि हम वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं। तो भारत के लौह अयस्क के वितरण में हम आएंगे, तो वहाँ लौह अयस्क के वितरण में क्या उद्योगों में ही आएंगे, भारत में जो लौह अयस्क के कारखाने लगाए गए हैं, ठीक है। तो उसी में बहुत सारी चीजें चर्चा हो जाएंगी कि कहाँ पे कौन सी खदान है। यानी कोई भी अगर उद्योग लगाया जाता है तो लोहा ऐसा है कि भारी पदार्थ है, उसको दूर ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ता है। तो इसलिए प्रयास ये किया जाता है कि जहाँ पे खदान हो वहीं पे फैक्ट्री उसी के आसपास लगाई जाए। फैक्ट्री लगाने की क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज है कच्चा माल,
दूसरा चाहिए बिजली, तीसरा चाहिए पानी, जल, चौथा चाहिए सस्ता लेबर, पांचवा चाहिए ट्रांसपोर्ट के साधन। बस यही चाहिए। तो उन क्षेत्रों में अवेलेबल करा दिया जाएगा, रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो जाएगा। कोयला उसी क्षेत्र में मिल ही रहा है तो हम ताकि विद्युत संयंत्र लगा देंगे उसी क्षेत्र में, या बहुत सारी नदियां हैं तो हम वहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं बना देंगे। कच्चा माल वहीं पे मिल ही रहा है। तो सस्ता लेबर की तो बातें मत पूछो, भरे पड़े हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप देखिए कोई भी ट्रेन जो जाती है दिल्ली, मुंबई, सूरत तो खाली जाती है। तो बेरोजगारी का एक उदाहरण है। तो सस्ते लेबर की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सस्ते लेबर बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, और सस्ते लेबर में अकुशल मजदूर, ठीक है, कि जो किसी भी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट नहीं है, ठीक है, सस्ते मजदूर तो सबसे कम दाम के सबसे रिस्की काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनको वही चाहिए जो खदान वगैरह में काम करने के बाद उसमें ज्वलनशील वैसे उत्पन्न होती हैं और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो मिट्टी गिर गई, एक खतरनाक काम है जमीन से किसी चीज को खोद के निकालना। तो कुआं खोदने के काम लोग निपट जाते थे पहले। अब इतनी बड़ी खदान का संचालन, तमाम मशीनों का हर एक की रख रखाव, वहाँ के लोगों का विस्थापन, ये सब चुनौतियों के साथ साथ बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं भी आती हैं। ठीक है, तो भारत में भी ये प्रयास किया गया है कि लौह अयस्क के खास करके कारखाने जो है इन्हीं सारे क्षेत्रों में सभी स्थापित किए गए। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इन तीनों में लोग अयस्क की कारखाने भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्ग, ठीक है, इन सारे क्षेत्रों में स्थापित किए हुए सभी ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे मैंने भी जो चीज़ों की चर्चा की, कच्चा माल, बिजली, पानी, सस्ता सड़क, ये सब वहाँ पे उपलब्ध है। और एक और चीज़ चाहिए कि विदेश में अगर हमको भेजना है तो हमको चाहिए बंदरगाह बढ़िया, जो रेलवे से जुड़ा हो। तो एक बंदरगाह भी बगल में बना दिया गया, बना क्या देगा, वो विकसित कर दिया गया विशाखापत्तनम। भारत में जितने भी लौह अयस्क का निर्यात या आयात होता है तो लोग विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है उसके लिए प्रमुख क्षेत्र है। समझिए, तो ये सारी चीजें हम लोग उद्योगों की अवस्थिति पढ़ेंगे तो उसी में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए बहुत चिंतित वाली जरूरत है कि एक दो चीज दिखाए भारत का, बताइए भारत के साथ भेदभाव कर दी, लोग इमोशनल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए बराबर है। अब लिखो दूसरा लिखो, इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखो। तो उपयुक्त तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात, उपयुक्त तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि लौह अयस्क का उत्पादन बहुत ही विषमतापूर्ण है। लौह अयस्क का उत्पादन बहुत ही विषमतापूर्ण है। शीर्ष 10 देशों के द्वारा दुनिया का 80% लोहा उत्पादित किया जाता है। दुनिया का 80% लोहा उत्पादित किया जाता है। भारत में कौन सा स्थान है लोह उत्पादन में? जब आप जाएंगे इसको अपडेट कीजिए, ठीक है, सब कुछ में नवीनतम रिपोर्ट जो उसे अपडेट कीजिए कि भारत
लो उत्पादन में किस नंबर पे है। दुनिया में शीर्ष के 3 देश कौन से हैं उत्पादन में और भंडारण में, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। कुछ देश होते हैं भंडारण में शीर्ष होते हैं, कुछ देश होते हैं उत्पादन में शीर्ष होते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब काम आपका होमवर्क की तरह रखनी चाहिए, ठीक है। नोट्स में जो आपने लिखा है उसको जाके करके इतना अपडेट करना है कि दुनिया के शीर्ष 3 उत्पादक देश, शीर्ष 3 भंडारण वाले देश, और भारत का नंबर उसमें क्या है। भारत का नंबर संभवतः चौथा है, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ। हो सकता है इधर हाथ फिलहाल में 2-4 महीने की रिपोर्ट आई हो, ठीक है। तो भारत का स्थान लोहे के उत्पादन में चौथा स्थान है, ठीक है। इस्पात में दूसरा या तीसरा है। जापान को भारत ने अभी हाल में पिछाड़ा था, तो इसका मतलब तीसरा स्थान होगा भारत में, ठीक है। तो खनिज संसाधन भी रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रेयर खनिज होते हैं जो कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और वो इतने रेयर खनिज होते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह बनाए, तो उन सब में वो समझिए कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चीन के पास बहुत सारे इस प्रकार के संसाधन हैं जो है, तो वो दूसरे देशों से और भाव करने की स्थिति में होते हैं, अपनी चीज मंगवाने की स्थिति में होते हैं, या आप ही के पास में कोई ऐसा खनिज है जो दुनिया में केवल आपके पास पाया जाता है, तो आप थोड़ा इस पर घूमेंगे ही, है कोई मूल्य कर रहे हैं। इस प्रकार से रेयर खनिज और इस प्रकार के खनिज से लौह अयस्क है कि जिन भी देशों के पास में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जो देश आत्मनिर्भर हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा रणनीतिक स्वायत्तता होती है कि किसी देश के खांसी को नहीं आएगी। अभी जितने तेल उत्पादक देश हैं, पहले क्या था, तेल उत्पादक देश पहले ये तो बड़ा सस्ता तेल था, खास करके 60 के दशक में सारे देश उत्पादन करते, जो चाहता था उसको दे देते, ले जाओ जितना चाहिए उतना ले जाओ, खास करके खाली देश। 2-4 साल तक बांटे पूरी दुनिया में तेल के बैठे एक मेज पे, तो कहे क्या घाटा हो जा रहा है, बधाई उदाई का दाम ही नहीं निकल पा रहा है, तो बैठ के कार्टेल बना दिए। कार्टेल समझ रहे हैं, कार्टेल इकोनॉमिक्स का शब्द है, अर्थशास्त्र का। कार्टेल का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर 4 उत्पादन करने वाले हैं, 4-5 या जितनी संख्या हो, ठीक है, सब अलग अलग न रह के सब लोग एक मेज पे आके किसी चीज का मूल्य डिसाइड करें। मूल्य डिसाइड करेंगे तो किसी का घाटा नहीं होगा। अब पता लगे सब्जी का दुकान है, कोई आलू 20 रुपये किलो दे रहे हैं 4 लोग, तो एक लोग आगे कह रहे हैं यार हम 20 में 2 किलो देंगे, यानी 10 रुपये किलो देंगे, सब उसी के यहाँ चले जाएंगे, बाकी 4 लोग बैठे रह जाएंगे, घाटा हो जाएगा। मूल्य भी कम हो गया, उनको भी पैसा कम मिला, या तो मूल्य कम करेंगे, वो भी सस्ता देंगे तभी तो लेंगे। सारे तेल उत्पादक देश इकट्ठा बैठ के तो एक संगठन बना डाले, ओपेक, नाम सुने होंगे आप लोग। ये एक तरह का ऐसा संगठन है तो कार्टेल ही था। कार्टेल का मतलब कि समान उत्पादक समूहों के बीच एक तरह का समझौता, भैया तुम भी 19-20 रुपये से कम मत देना और हम भी 20 रुपये से कम नहीं देना, जिसका गर्ज वो ले जाएगा। इसे ऊपर दे पाना तो देना, इसे नीचे मत देना। अब उसके बाद देखिए जितने तेल उत्पादक देश है कितने अमीर होते चले गए, कितने लग्जरी लाइफ जी रहे। यूएई को देखिए, पूरा रेगिस्तान है, लेकिन दुनिया में पर्यटन के मामले में इसमें शीर्ष पे। सऊदी अरब को देखिए और तमाम कुवैत, ये सब ऐसे देश हैं कि नहीं वो छोटे छोटे हैं, लेकिन ये धन संपदा के मामले में बहुत अमीर हो गए, क्योंकि पूरी दुनिया में तेल दे रहे हैं। और तेल ऐसा चीज़ है कि जिससे पूरी इकोनॉमी चलती है आज के समय में, वो मोटी रकम कमा दी। अब भारत अपने पेट्रोलियम का लगभग 80 से 85% क्या करता है, निर्यात करता है, सॉरी आयात करता है, मंगाता है विदेशों से, उसके लिए मोटी रकम देनी पड़ती है। सोचिए 80 से 85% अपनी ज़रूरत का सामान जो है आप विदेश से ले रहे हैं, तो उसके लिए मोटी रकम देनी ही पड़ेगी आपको उनकी मुद्रा में, बड़ा घाटा हो जाता है। तो इसलिए भारत भी करता है, जैसे खाड़ी देशों में भारत ईरान से ठीक ठाक तेल लेता था 3-4 साल पहले, ईरान से अमेरिका का झगड़ा हो गया। अमेरिका ने ऐसा कि अब ईरान से आपको लीजिएगा नहीं, हमारे कानूनी दायरे में आ जाएंगे, हम आपको कई चीज़ों में प्रतिबंधित कर देंगे। भारत ने कहा तो ऐसा है आप ही दीजिए, हमको तो तेल की जरूरत है, बस और कुछ नहीं जाना। अमेरिका भी भारत का ठीक ठाक उत्पादन हो गया। अमेरिका ने और कई देशों से कह के भारत को तेल दिलवाया। भारत ने कहा रूस से भी लेंगे, रूस से भी भारत तेल ले रहा है, और रूस की भी जरूरत थी, उसको भाई उसके यहाँ युद्ध चल रहा है, उसके यहाँ पैसे की जरूरत है,
सामान उसके है ही, तेल है ही। भारत ने रूस से भी तेल लिया और बाद में ईरान से भी लेना शुरू कर दिया। सबसे तो भारत अपनी या अपना जो राष्ट्रीय हित होता है उसके अकॉर्डिंग संसाधनों का पुनर्वितरण पूरी दुनिया में होता रहता है। किसी प्रकार किसी कोई संसाधन, किसी की कोई संसाधन, एक दूसरे की पूरी तरीके से अंतर निर्भरता किसी न किसी क्षेत्र में है ही है। अब आपको तेल का तेल पी के पीजिएगा, वहाँ भी अनाज की जरूरत है, पानी की जरूरत है, तो दूसरे देशों से मंगाते हैं, उनकी भी अंतर निर्भरता है। ऐसा तो थोड़ी कि तेल बेच के अपना आराम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की सरकारों ने तेल के साथ साथ पर्यटन को खूब डेवलप किया, टूरिज्म। क्या वो हमारे यहाँ कुछ है नहीं तो कम से कम टूरिज्म ही डेवलप कर देंगे तो लोग दुनिया भर के हमारे यहाँ आकर्षित होंगे लोग। तो टूरिज्म और तेल, इन्हीं दो के आधार पर उनकी पूरी इकोनॉमी चल रही है। कई ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी पूरा टूरिज्म पे ही आधारित है। मालदीव वगैरह जो देश हैं, मालदीव है, कई महासागर को सेशेल्स, ये सब क्या है, क्या कुछ होता ही नहीं। तो लोग आते हैं, जो खर्चा पानी करते हैं, वही उनकी इकोनॉमी है समझिए। लेकिन छोटे देश है, जनसंख्या 2-4 लाख है, तो उनके यहाँ काम चल जाता है लोग। लेकिन आप यहाँ पर्यटन के आधार पर कर दिएगा तो भूखे मर जाएंगे हैं। तो दूसरा हेडिंग डालिए। हाँ, इसमें क्या लिखते हैं, पूरा बात हो गया था। उत्पादित किया जाता है 80%। हाँ, 80 से 90% उत्पादन किया था, बस ठीक है, हो गया इसका। अब आप लोग के होमवर्क इतना है कि आपको तथ्यात्मक रूप से जो है थोड़ा बेसन कर लीजिएगा, जो नवीनतम रिपोर्ट होगी कि फिक्स उत्पादक देश कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में खास करके प्री का जो एग्जाम होगा, प्री का लोग TCS देना चाहते हैं, उनका एग्जाम अक्टूबर नवंबर के आसपास संभावित होगा। ठीक है, तो अभी से अगर आप रहेंगे तो आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल पे हो जाएगी 2-3 महीने में। और एक जगह की तुरंत क्या उल्ट डालने पड़ते हैं लोग, तो उस तरीके की तैयारी नहीं हो पाती है गड़बड़ा के लोग। तो आप पहले से ही इन सारे तथ्यों को तैयार करते चलिएगा। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, बाकी ये नहीं डालिए। कोयला, अब ऊर्जा संसाधन में आ जाइए। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन में हमने कोयला, कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम, ये सारे नवीकरणीय ऊर्जा के भी तमाम संसाधन इसमें है। तो इन सबका भी विश्व वितरण हम लोग देखेंगे, खास करके कोयला का और कच्चा तेल और पेट्रोलियम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये हम लोग अगर टाइम हो तो शुरू करें आज, नहीं तो कल देखेंगे, टाइम भी लगभग हो गया है। कई लोग मूर्छा हो जा रहे हैं। थोड़ा इसी क्लासें जो होती है खास करके इसमें भूगोल की क्लासें हैं, खास करके विश्व का भूगोल जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, लोकेशन की बात होती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत लंबा चलाना भी अच्छा नहीं है कि हम ऊपर से चला जाए। तो कोयला जो है, कोयले का विश्व वितरण हम लोग कल शुरू करेंगे। तो ठीक है, कल कोयला और खनिज तेल ये दोनों खत्म करेंगे बेसिक में। ठीक है, आप लोग मैथ बना के भी आप दिखा सकते हैं इन सारे क्षेत्रों, किस किस क्षेत्र में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। इससे क्या होगा, एक मैथ की तैयारी आपकी होगी। ठीक है, बहुत जरूरी है मैथ पढ़ना। मैथ पढ़ने का तरीका ये है कि मैथ में केवल आप लोकेशन महसूस कर दीजिए, बस तो पढ़ना नहीं है पागलों तरह। ठीक है, आप देखिए हिंद महासागर कहाँ है, बंगाल खाड़ी कहाँ है, भारत के पड़ोसी देश कौन है, अफ्रीका में कितने देश हैं, किसकी सीमाएं किससे मिलती हैं, उसके चारों तरफ कौन से सागर हैं, अमेरिका कहाँ है, ठीक है, उसके अगल बगल कौन से सागर, द्वीप, जम्मू, खाड़ी, ये सब कौन कौन से हैं, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब कहाँ है। ठीक है, भूमध्य सागर कहाँ है, इन सारे क्षेत्रों को आप देखें। जब पॉलिटिकल स्तर पे आप पूरी दुनिया को जान जाएंगे कौन सा देश कहाँ है। ठीक है, तो उसके बाद और चीज़ों को जानने में आपके लिए आसानी होगी। अभी लोग एटलस ले लीजिए, नाला नहीं तो 250 होगा। ठीक है, तो ले लेंगे तो उसमें देखने में आसानी रहेगी। अगर नहीं ले पाते तो भी घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास स्मार्टफोन तो ही है ना, तो उसको क्या आपके भोजपुरी मूवी देखने के लिए रखे हैं, उसका उपयोग कीजिए आप लोग। उसके तमाम करंट अफेयर्स का पढ़िए, एटलस के रूप में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो 1.5 GB डाटा मिल रहा है उसको क्या कर रहे हैं, खराब करने का मतलब है नहीं, तो यही सब देखा जाके कीजिए लोग। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
बताया था। हाँ। चलो कल पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे तो कल ही बताएंगे इसके बारे में। आज हमें बताने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पाया था जिसका नाम ले जाएंगे तो कल ही बताएंगे, समाज में क्या होता है। इसका जो पढ़ाएंगे उसमें जो चीज़ें क्या बताएंगे। एक लेकिन ग्रुप में नहीं लिखना है, ग्रुप में नहीं लिखना है।